लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। अगर नाक ना होती, तो हम कल लास्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ रहे थे कि मध्यकालीन जो लेखक हैं या कवि जो हैं, वो किसी सुंदर नायिका की जो तुलना है उसकी अगर नाक का किसी के साथ कंपैरिजन करते, तो या तो वो नाक को सुंदर चंपे की कली जैसा बता देते, या फिर तिल का सुगंधित फूल जैसा होता है उसके जैसा बता देते, या फिर तलवार की धार से भी बढ़कर बता देते। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन लेखक को एक बात समझ में नहीं आती कि कभी यहाँ पे सुंदरी की नाक को तोते की चोंच जैसा क्यों पढ़ाया जाता है। जब ये सुंदरी की नाक को तोते की नोक से तोते की चोंच जैसा बताते हैं, तो लेखक के तो हाथ के तोते ही उड़ जाते हैं, उन्हें बहुत घबराहट होती है, उन्हें तो अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन की फीलिंग बताते, वो कहते हैं कि हमारे मन में अनेक तरह के भाव जो थे उमड़ आते थे। और सोचने की बात है कि ये तो सोचने वाली बात है, ऐसी नाक किसी चेहरे पर 4 चांद लगाएगी या फिर किसी दीवार पर टंगे हुए उल्टे हुक जैसी नजर आएगी। यानी ऐसी नाक जो कि तोते की चोंच जैसी बताई गई है, तो ऐसी नाक क्या किसी की सुंदरता को बढ़ाएगी या फिर दीवार पर टंगे हुए उल्टे हुक जैसी दिखाई देगी। इसी बात के लिए कवि को ये बात जो है कवि को परेशान कर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है कि अगर किसी की नाक को तोते की चोंच जैसा पढ़ाएंगे तो वो कैसी लगेगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 23। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन में आएगा, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उपन्यासों और कहानियों में यदि किसी की सुंदर नाक होती थी तो उसे उस नाक का नाम दिया जाता था सुतवा। ठीक है, उसे नाम दिया गया सुतवा नाक, सुतवा। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना, अगर किसी की नाक ऊंची हो और लंबी हो तो ऐसी नाक का कंपैरिजन जो है, ऐसी नाक की जो तुलना है वो कुल्हाड़ी से की जाती थी, यानी एक्स से की जाती थी। कुल्हाड़ी जो लकड़ियां काटने वाली होती है, एक्स जिसको बोलते हैं। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी गई है। और यदि किसी की नाक छोटी हो, बड़ी ही कोमल हो, सुकोमल हो, तो ऐसी नाक को भेड़ जैसी नाक से तुलना की गई है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेटकर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पांव, मुंह, नाक, कान, आंख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर हम नाक को शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग मान लेते हैं ना, कि नाक जो है वो हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और यदि हम मन लगाकर सोचें तो यह बात अपने आप में प्रूव हो जाएगी, अपने आप में सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध होना मतलब प्रूव होना, कि हाथ, पांव, मुंह, कान और आंख, इन सब में से सबसे ऊंचा स्थान अगर किसी अंग का है तो वो है हमारी नाक। अगर आंख आ जाए या चली जाए, मान लो किसी की आंखें खराब हो जाती हैं, जब हमें मतलब आंख की से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है ना, तो क्या किया जाता है, ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। अगर आंखें खराब हैं तो हम ऐसी कंडीशन में काला चश्मा लगा लेंगे और आंखों को ढक लेंगे, हमारी आंखें किसी को दिखाई नहीं देंगी। कान कट पट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है। यदि किसी का कान कट जाए, फट जाए या किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए, वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो क्या करेंगे, हम कुछ ना कुछ वहां पर पहनकर उसको ढक लेंगे, वहां पे कवर कर लेंगे उस चीज को। लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए, अगर हमारी नाक ही कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह एकदम सपाट हो जाएगा। इमेजिन कर सकते हैं आप कि ये जब नाक नहीं होती है तो चेहरा कैसा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। सपाट यानी प्लेन, एकदम सपाट अथवा चक्की सा पाट नजर आएगा। चक्की देखी आपने, जिसमें आटे पीसते हैं, पत्थर की चक्की देखी होगी आप लोगों ने। यस।
गोल गोल पत्थर होते हैं, उन दोनों पार्टों को एक के ऊपर एक दूसरे मैम बीच में गेहूं डालते हैं, उसी में से गेहूं डाल के उस चक्की को घुमा घुमा कर उसमें से आटा निकाला जाता है। तो यहाँ पे उस चपटी नाक को, जो बिना मतलब नाक का जो मुंह है, बिना नाक का जो चेहरा है, उसको उन चक्की के दो पार्टों जैसा बता दिया है, बिल्कुल स्पाट, बिल्कुल प्लेन। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है। हाँ, हम प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपनी नाक को वापस ला सकते हैं, वहां पे पूरा ऑपरेशन होगा, वापस से नाक बनाई जा सकती है, लेकिन वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कुशा को भी नानी याद आ जाएगी। मान लो कोई प्लास्टिक सर्जरी करके नई नाक भी बनवा लेता है, नई नाक भी लगवा लेता है, लेकिन उसमें इतना अधिक खर्च हो जाएगा कि उसको अपनी नानी ये नानी याद आ जाएगी। मतलब ये क्या है? मुहावरा। इसका अर्थ पता है आपको? नानी याद आ जाना। यस मैम। नानी याद क्या अर्थ होता है मैम? बहुत मतलब मुसीबत आ जाएगी। वो काम को पूरा करने के लिए बहुत कठिन होगा, वो कठिन होगा। या बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाना, है ना। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। नाक पर मक्खी ना बैठने देना, ये भी मुहावरा है। मैंने आपको पहले ही बताया, जितने भी मुहावरे आते हैं आपको वो अंडरलाइन करते जाना है। मैंने आपको पूछने हैं बाद में कि कौन कौन से मुहावरे आए हुए हैं चैप्टर में। नाक पर मक्खी ना बैठने देना। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नकारे सी बरती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। कितने सारे मुहावरे नाक से रिलेटेड है, देखना कौन कौन से मुहावरे आए इन तीनों लाइनों में, बताइए फटाफट। दिया, आर यू देयर? दिया, दिया, आई हैव टू चेक। दिया इज देयर? मैम जो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम जो मुहावरा Yes, है नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देता, तो उसका अर्थ क्या होगा? वो रुकिए, अभी पहले मैं दिया से बात करूं। दिया इज देयर? मैं बताती हूँ ना, सारे अर्थ बताती हूँ बेटा। दिया, ओके मैम। दिया इज नॉट देयर। ओके, जीत, जीत कुमार, जीत कुमार। यस मैम। बेटा अभी बताइए, ये जो 3 लाइनें हैं इस पैरा की, उसमें कौन कौन से मुहावरे हैं, फटाफट से बताना। मैम अभी अभी मैं ज्वाइन हुआ हूँ मैम, मुझे अभी नहीं पता है। मैम ओके, थोड़ा नो लेट हो प्रॉब्लम। गया। ये लेट नहीं होना ना बेटा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। ये शाह। यस मैम। हाँ बेटा। नाक नकारे सी बजती है। बाद में नाक के नीचे कुछ भी होता रहे और नाक नचाते हैं। नाक नचाते मैम मुझे हैं। आप मैम कैन यू से कौन सा पेज में और कौन सा पैराग्राफ में है प्लीज? यस यस बेटा, पेज नंबर 23, 3rd पैराग्राफ। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते, मिला? 23 पेज पे। यस मैम, मिल गया। मैम नाक पर मक्खी न बैठने देते, वो भी एक मुहावरा है। यस, नाक पर मक्खी तक ना बैठने देना, ये भी एक मुहावरा है। ओके, ठीक है। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते, यानी वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं मानते। वो इतने घमंडी होते हैं, इतने प्राउडी होते हैं कि किसी से उनको कोई मतलब नहीं है, उनमें
मैं भावना जो है वो बहुत अधिक होती है। जो घमंडी अभिमानी लोग होते हैं वही, उनके लिए ही कहा जाता है नाक पर मक्खी तक ना बैठने देना। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं। अब कुंभकर्ण के बारे में कौन नहीं जानता ना, जानते हैं ना सभी, कौन था कुंभकर्ण? रावण जो ब्रदर एंड मैम 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। मैंने वो पूरी रामायण देखी उसकी मैम। its height was very big and it was tall also. यस, राक्षस था ना, राक्षस का तो हट्टा कट्टा होगा, हाइट भी अच्छी खासी होगी। और उसका काम क्या था? मैम उसको उठाने में है ना सब परेशान हो जाते थे। फिर उन्होंने उपाय सोचा कि उनको खाने की मतलब खुशबू से वो उसको जगा देते थे। चलो, मेरे को लग रहा है जीत बोल रहा है ये। यस जीत, इट्स यू। चलो जीत से सुन लेते हैं, क्या क्या जानते हो आप कुंभकर्ण के बारे में? मैम कुंभकर्ण जब सोता था तो उसको जगाने में बहुत ही दिक्कत होती थी। फिर तो सब उसको जगा के थक जाते थे, पर वो जगता नहीं था। फिर सभी ने एक उपाय निकाला, तो बहुत सारे भोजन। जीत एक बात सुनो, आपको क्या पता है उसको वो ऐसा क्यों था कि 6 महीने सोना और 6 महीने जाग कर खाते रहना, ऐसा क्यों करता था वो? यस मैम मुझे पता है। रावण और कुंभकर्ण ने तपस्या की थी। उसमें कुंभकर्ण ने कुछ गलत बोल दिया, सोने में कुछ गलत बोल दिया। मैम कुंभकर्ण को इंद्रासन चाहिए था। इंद्रासन चाहिए था तो उनको इंद्रदेव ने फिर एक माता रानी को कहा कि आप उसकी जीभ पे ऊपर जाकर बैठ जाओ, और फिर उसने गलती से इंद्रासन की जगह निंद्रासन बोलना शुरू कर दिया। यस फिर इंद्रदेव ने कह दिया कि तथास्तु, और फिर वो मैम सो गया। जिस वजह से वो एक तरह से उसको श्राप ही मिला था। अपनी तरफ से तो वो वरदान मांग रहा था, लेकिन वो वरदान जो है वो अभिशाप में बदल गया। वो पूरे 6 महीने के लिए सोता था और सिर्फ 6 महीने ही जागता था, और जब जागता था तो सिर्फ खाता ही रहता था। लेकिन जब रावण को उसकी जरूरत पड़ी थी ना युद्ध के समय पे, है ना, कौन कर रहा है स्टोरी को कंप्लीट? कौन कर रहा है कंप्लीट इसे? मैम आपको पता है? हाँ बेटा, हाँ मैम आपको पता है उन्होंने इंद्रासन क्यों बोला? क्योंकि मैम वो इंद्रासन है क्यों ऐसे मतलब बोला, क्योंकि जब है ना वो मतलब तपस्या कर रहे थे ना, तब ब्रह्मा जी ने उनके दिमाग से जान लिया कि उनको है ना इंद्रासन चाहिए। फिर जो एक भगवान थे ना वो उनके मुंह में आके समा गए, इसलिए उन्होंने इंद्रासन की जगह निंद्रासन बोल दिया। उसके मुंह में आके मतलब वो ठीक से बोल नहीं सकते ना मैम। यस ओके। हाँ, तो जब रावण को जरूरत पड़ी अपने भाई कुंभकर्ण की युद्ध के लिए, तो उसने अपने दासियों को आदेश दिया, जाओ जाकर कुंभकर्ण को उठाओ। तो कुंभकर्ण को उठाने के लिए क्या क्या करना पड़ा उनको? ढोल, नगाड़े, तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने पड़े। फिर लास्ट में उन्होंने बहुत सारा खाना मंगवाया और उसकी मतलब खुशबू सुनकर वो जग गया। नहीं तो सब जग गए थे। हाँ, और उठते ही उसने सबसे पहला काम तो पूरे खाने का भक्षण करने का किया। उसको जितना भी खाना मिल जाए उसके लिए वो कम ही पड़ता था ना। चलिए, यस मैम। हाँ एक मिनट बेटा, कहाँ पहुंच गए? हाँ, तो जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नकारे से बजती है। कुंभकर्ण की भांति सोना, ये भी मुहावरा है। कुंभकर्ण की भांति सोना यानी दीन दुनिया से बेखबर, आस पड़ोस की, आस पास की किसी प्रकार की परवाह ना होना, गहरी नींद में सोना, जिनको सोने में बिल्कुल भी यस, गहरी नींद में सोना, उसे कहा जाता है कुंभकर्ण की भांति सोना।
तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो कुंभकर्ण की भांति सोते हैं यानी गहरी नींद में सोते हैं तो उनकी नाक जो है वो नकारे जैसी बजती है। नकारा यानी नगाड़ा होता है ना, ढोल, नगाड़े जैसी बजती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामने ही, जिनके आसपास ही बहुत सी चीजें हो रही होती हैं लेकिन वो उन चीजों की ओर ध्यान ही नहीं देते। वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी सराउंडिंग में क्या क्या घट रहा है या क्या क्या हो रहा है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाक नचाते हैं, यानी दूसरों को परेशान करने में मजा लेते हैं। नाक नचाना, दूसरों को परेशान करने में मजा लेना, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो दूसरों को परेशान करने में ही मजा पाते हैं। किसी भी नाक पर दे मारना, नाक पर दे मारना है ना, ये भी मुहावरा। नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। किसी की भी खिल्ली उड़ा देना, किसी की भी बेइज्जती कर देना, किसी की भी इंसल्ट कर देना, कुछ लोग तो इसमें अपनी शान समझते हैं कि मैं तो किसी का भी मजाक उड़ा सकता हूँ, मैं तो किसी की भी इंसल्ट कर सकता हूँ। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सच में जिनकी इज्जत होती है, जो सच में इज्जतदार होते हैं पर बनते हैं, सॉरी, जो इज्जतदार नहीं होते, जो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, जो सिर्फ शो करते हैं इज्जतदार होने का कि हमारी तो बड़ी रिस्पेक्ट है, हमारा तो बड़ा मान सम्मान है, हमें तो सब मानते हैं, पर एक्चुअल में वो होते नहीं हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। चाहे कोई भी बात है, अगर कोई जानबूझकर इज्जतदार बन रहा है तो रहने दो, कोई बात नहीं, लेकिन ये इज्जत बनी रहना जो है वो सबसे बड़ी बात है। किसी को भी बेइज्जत होना या अपनी इंसल्ट करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यस बेटा। मैम सही में से रावण लोग होते थे, राक्षस? हाँ, हमारे उपन्यास, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो वेद उपनिषद है, सब इस बात की तो देते ही हैं गवाही है, ऐसा था। तो मुझे तो लगा कि ऐसे वो जो रामायण के लिए इसी पे से उनको बनाया होगा नकली में। ना ना ना, अरे रामायण बेटा, रामायण कोई ऐसे ही नहीं है स्टोरीज बना दी इन्होंने या इसके ऊपर धारावाहिक बना दिए, सीरियल बना दिए, मूवीज बना दी। ये हमारे ग्रंथ है, इसमें बड़ी बड़ी, यस यस, ये हमारे पास हमारे हिंदू ग्रंथों में पढ़ा हुआ है। हनुमान, हाँ मैम हनुमान जी ने जो पुल बनाया था ना, वो कई साल पहले भी था, हमें साइंटिस्टों ने देखा भी था, वो पुल अभी भी है पर वो डूब गया है। अरे डूब गया है, लेकिन बोला जब हमने इससे ऊपर सैटेलाइट से जब पिक्स ली जाती है ना, जो पिक्चर्स आती हैं सैटेलाइट के थ्रू, उस सैटेलाइट के थ्रू उस राम सेतु पुल को देखा जा सकता है। वो साफ दिखाई देता है उस समंदर में, पिक्चर्स दिखाते हैं साइंटिस्ट कि हाँ भाई राम सेतु जैसा कुछ है उसमें। ठीक है, तो बहुत सी चीजें जो है वो हमारी पुराने समय से आज, मतलब बहुत अधिक पुराने समय से हैं। ओके, नाक ना होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता है ना। कितनी बड़ी बात है, अगर नाक ही नहीं होती तो हमें खुशबू और बदबू में कोई अंतर समझ में नहीं आता। खुशबू है तब भी ठीक है, बदबू है तब भी ठीक है, हमें किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम डिफरेंस ही नहीं कर पाते खुशबू और बदबू में। फिर उसकी वजह से ना तो हम खुशबूदार चीजों का आनंद ले पाते, ना बदबू जैसी चीजें होने पर नाक बंद करते हैं ना, हमें किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। खुशबू है तब भी ठीक, बदबू है तब भी ठीक, पता ही नहीं चलना था कहाँ कब खुशबू आ रही है और कब बदबू आ रही है। ऐसे में नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र, फुलेल, ये सब जो है वो बेमानी हो जाते, इनकी कोई कीमत ना होती, इनको कोई पसंद ही नहीं करते या इनका कोई यूज ही नहीं रहता है। अब नाक ही नहीं है, खुशबू नहीं लेनी है तो ना ही बदबू का पता चलना है, तो क्यों चंदन का यूज किया जाएगा, क्यों कपूर जलाया जाएगा या कपूर का यूज होगा, क्यों हम सेंट, परफ्यूम, डिओड्रेंट ये सब चीजें यूज करेंगे। असली हींग
और देसी घी की पहचान कैसे होती? ये नाक ना होती तो हमें देसी घी और असली हींग की पहचान बिल्कुल भी नहीं हो पाती, क्योंकि ये स्मेल करने से हमें पता चलती है ना इनकी क्वालिटी, इनका गुण जो है। आंखें हमेशा से लड़ती आई हैं और ये आंखें जो है वो हमेशा लड़ती रहती हैं। ये कैसे लड़ती हैं? लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है, उनकी ये आदत है, लड़ना और लड़ाना। किसी की आंखें किसी से लड़े या मिलकर चार हो जाएं। अब ये बात अलग है कि किसी को कोई पसंद आ जाए, कोई किसी को पसंद करना शुरू कर दे, तो ये अलग बात है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर वे आपस में ही लड़ बैठे, ये दो आंखें जो है वो आपस में ही लड़ जाएं, आपस में ही टकरा जाएं, तो फिर उनको कैसे बचाएं, उनको लड़ने से कैसे बचाएं? ठीक है, नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है। लेखक क्या कह रहा है कि ये दो आंखें जो है वो लड़ पड़ती, आपस में लड़ भिड़ जाती अगर बीच में नाक ना होती। ये नाक अगर बीच में ना आती तो ये दोनों आंखें जो है वो आपस में लड़ मरती। अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आंखों से ही हाथ धो बैठता। अगर नाक ना होती तो आदमी की आंखें भी आपस में लड़ जाती और उसी से वो अंधा भी हो जाता। ये दोनों आपस में टकराती तो अंधा हो जाता। वैसे भी अब लोगों की नजरों में फर्क आता जा रहा है। बेटा आपको कुछ बोलना है? आपको कुछ बोलना है? माइक ऑन है किसी का, चेक कीजिए। ओके। वैसे भी आज का जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा जीवन आजकल का है, उसमें क्या हो रहा है, लोगों की नजरों में फर्क पड़ रहा है। आई साइट वीक होती चली जा रही है, कहीं नजर उठ रही है तो कहीं गिर रही है ना। चश्मे लगे हुए हैं ना, कोई ऊपर से देखता है चश्मे के, कोई नीचे से देखता है चश्मे के, कहीं गड़ रही है, कहीं एक जगह पे फोकस करके लगाना पड़ता है, कहीं ना दिखाई दे तो पूरा नजरें गाड़ के देखना पड़ता है। और इसी के साथ चश्मों की जरूरत भी बढ़ रही है। अब आई साइट वीक हो रही है, हमारी नजर कमजोर हो रही है, तो चश्मों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। चश्मा चाहे नजर बढ़ाने का हो, मतलब हमारी नजर बढ़ाने वाला चश्मा जो वहां स्पेक्स लगवाते हैं ना स्पेशल नंबर लेके, वो चाहे नजर बढ़ाने का हो या नजरें चुराने का। अब नजरें चुराने वाला चश्मा कौन होगा? जिसमें हम मतलब जो हमें ट्रांसपेरेंटली नहीं दिखाई, जिसमें आंखें नहीं दिखाई देती हैं, आंखें छुप जाती हैं। वो आपके सन ग्लासेस हो सकते हैं, आपके कलरफुल ग्लासेस हो सकते हैं, तो ऐसे चश्मे। और चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का। अब धूप से बचाने वाला चश्मा वो भी ठीक वैसे ही, उसमें भी पता नहीं चलता है आंखें कहाँ देख रही है कहाँ नहीं देख रही है, और कहीं पर भी किसी को भी देखती रह जाती हैं। अगर नाक ना होती तो बताइए ये चश्मा कहाँ ठहरता? अब हम इमेजिन ही कर लें कि अगर ये नाक बीच में ना होती, ये नाक हमारे पास ना होती, तो ये चश्मे कहाँ लगाते हम? ये चश्मा तो कहीं टिकता ही नहीं। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में देखो बताया ही है, अगर ये नाक बीच में ना होती तो चश्मा तो गिर ही जाता है ना, चश्मा एक जगह पे टिक ही नहीं पाता। नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। ये नाक ही तो है जो चश्मे का स्टैंड बनी हुई है। चश्मा जो है इसके ऊपर आराम से टिक जाता है, अदरवाइज चश्मा एक जगह पर नहीं टिकता, वो वहीं से बार बार लुढ़कता रहता, गिरता रहता, उसे संभालना मुश्किल हो जाता। चश्मा पहनना ही मुश्किल हो जाता मैम। ये चश्मा पहनना मुश्किल ही हो जाता फिर तो ना। ओके, नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अब नाक ही है, ठीक है, नाक कौन सी नाक है? ये नाक देखना, ये इंसिडेंस के अकॉर्डिंग है। दो तरह की नाक, इज्जत वाली भी है और असली वाली भी है, दोनों नाक है यहाँ पे। कैसे? देखिए, अगर शूर्पणखा की नाक न कटती है तो सच में काटी गई थी, काटी थी ना। यश में रावण की बहन की नाक काटी गई थी, इसलिए लड़ाई हुई थी। हाँ, किसकी नाक किसने काटी थी? मैम हनुमान ने। हाँ नो सॉरी मैम, लक्ष्मण ने मैम, लक्ष्मण ने काटी थी उसकी नाक। तो ये नाक ही है, ये नाक ही एकमात्र कारण है जिसके कारण
रामायण और महाभारत जैसे कांड हुए, जिसमें रामायण में क्या हुआ, रावण मारा गया और सीता का हरण किया गया, सीता को अगवा कर लिया गया, सीता को किडनैप कर लिया गया। अगर शूर्पणखा की नाक न कटती, अगर रावण की बहन जो है शूर्पणखा उसकी नाक न काटते लक्ष्मण, तो रामायण की रचना कैसे थी, तो रामायण बननी ही नहीं थी। फिर ना ही वो युद्ध होना था, ना ही रावण ने सीता का अपहरण करना था, वो तो सिंपल ही रहना था सब कुछ, तो रामायण रचते ही नहीं। रामायण है किसके बीच में युद्ध की कहानी, रावण और श्री राम के बीच में युद्ध की कहानी है, सीता हरण की कहानी है, श्रीलंका जाने की कहानी है, फिर हनुमान का लंका दहन करने की कहानी है, क्या कुछ नहीं है ना रामायण में। महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी, और ये महाभारत अगर हम सोचें तो महाभारत में भी जो महाभारत रची गई उसका आधार भी जो है वो द्रौपदी की नाक ही थी, द्रौपदी की इज्जत ही थी। द्रौपदी कौन थी, द्रौपदी कौन थी पता है आपको? हेलो, के 5 पांडवों की पत्नी थी। यस, वो 5 पांडवों की एक अकेली पत्नी थी द्रौपदी। ये सारी कहानियां मतलब बहुत समय की हैं, बहुत पुराने समय की हैं। हाँ मैम, आपने महाभारत देखी है तो आपको एक क्वेश्चन पूछूं, आप उसका सही जवाब दोगे? मैं गलत भी दे सकती हूँ, इसमें मैं श्योरिटी कैसे दे दूँ? हाँ, कोई बात नहीं, गलत दोगे तो ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। मैंने महाभारत देखी, मैं गूगल नहीं हूँ ना, मैं गूगल थोड़े ना पता होगा। महाभारत चालू बेटा आपकी आवाज डबल आ रही है। मैम मुझे पता है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम पता है। हेलो, आपकी आवाज डबल आ रही है बेटा, मेरी आवाज देखो। हाँ मैम, सबकी आवाज डबल आ रही है। एक्चुअल में पता है ये लोग हेडफोन यूज नहीं करते हैं, सिर्फ वो स्पीकर एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाला स्पीकर ऑन कर रहे हैं, इसकी वजह से ट्रबल आ रही है। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम वाला स्पीकर जो है ना वहाँ पे वो बंद कीजिए, तब नहीं आएगी आवाज डबल। मुझे समझ में नहीं आया आप बोल क्या रहे थे जीत, आप क्या बोल रहे थे? मुझे समझ मैं महाभारत जब शुरू हुई उसका महाभारत में स्टार्ट तो कौन से राजा से हुई? फर्स्ट राजा कौन था जिसने महाभारत चालू की? अच्छा, कौन था? मैं ऐसे शांतनु राजा। अच्छा, वो शांतनु कौन थे? मैम महामहिम भीष्म के पिता। मैम भीष्म पिता के पिता थे, मैम भीष्म पिता ने मैम इच्छा मृत्यु का वरदान भी लिया था। चलो जीत, कल सुनते हैं आपसे पूरी स्टोरी, टिक के बताना मुझे। आज के लिए बस इतना ही, कल कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को ना। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी होगी, मेरी भी है। ओके मैम, बाय एवरीवन, बाय।